नमस्कार। मैं हरिदत्त स्टडी विद सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आया हूं जो वर्तमान समय में मीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ। माजरा यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 नवंबर 2025 को रामनाथ गोयनका व्याख्यान कक्ष में एक भाषण दे रहे थे और उस भाषण को देते समय उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो भारतीय इतिहास के लिए और प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा होने के बावजूद भी यह मुद्दा मोदी समर्थक वर्सेस मोदी विरोधी के बीच में एक सामान्य सा मुद्दा बन के मुझे लग रहा कि रह गया। और यही कारण है कि इस मुद्दे को देख करके मैंने सोचा कि इस पर एक गंभीर इस पर जो है कि चर्चा किया जाए और उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की चर्चा किया जाए। और यही कारण है कि इस मुद्दे को मैं गंभीरता से उठाना चाहता हूं और इस मुद्दे पर मुझे लगा कि ठीक ढंग से ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि मैं आपको इस मुद्दे पर आप लोगों को एक संपूर्ण व्याख्या रखना चाहता हूं जिसमें सकारात्मक तत्व भी होंगे, नकारात्मक भी होंगे। जब मोदी जी व्याख्या दे रहे थे तो उस भाषण के समय उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकाले। और यही कारण है कि आज टॉपिक भी है मोदी वर्सेस मैकाले। आई तरह इनको समझते कि मैकाले था कौन। जब तक हम मैकाले को समझेंगे नहीं, मैकाले के विचार को नहीं समझेंगे, तब तक ये हमको समझ नहीं आएगी कि आखिर मोदी जी का इशारा किधर है। मैं जो मोदी जी ने जिस मुद्दों को उठाया था, मैं मोदी जी के पहले भी जाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक व्यापारिक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारतवर्ष में आती है। उसका मेन मोटो पहले होता है व्यापार, लेकिन धीरे धीरे यहां की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर होने की वजह से राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू करती है। और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्जा करती और धीरे धीरे इस कंपनी का पूरा जो साम्राज्य था वो भारत के ऊपर स्थापित हो गया। कंपनी अपने शुरुआती दौर के 60 वर्षों में इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहती थी जो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित उसके हित में रहा। क्योंकि कंपनी व्यापारिक कंपनी थी तो वो व्यापारिक लाभ कमाना चाहती थी। लेकिन उसी समय आप देखेंगे कि चूंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, तो इस औद्योगिक क्रांति की वजह से एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ, व्यापारिक वर्ग, जो कंपनी के एकाधिकार को, जो भारतवर्ष में उसका एकाधिकार चल रहा था, उसके खिलाफ एक प्रकार का मुहिम, एक प्रकार की मूवमेंट की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो वहां पर शुरू होती है ब्रिटेन में। अब स्वाभाविक सी चीज है कि जब इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन में, तो उन लोगों ने कंपनी के ऊपर, अपनी ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि ब्रिटिश सरकार कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करे। और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के बाद उनके जो है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की उनको छूट प्रदान किया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहली बार कंपनी के जो एकाधिकार था, ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर एक्ट में उसके एकाधिकार को समाप्त किया। लेकिन याद रखिएगा कि अभी भी चाय और चीन के साथ उसका एकाधिकार बना रहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति थी, उनकी वस्तुओं के लिए भारत के बाजार को खोलने के लिए कौन से ऐसे माध्यम को अपनाया जाए जिससे भारतीय उनके सामानों को खरीदे। तो सबसे बेहतरीन जो मुद्दा होता है, जो सबसे बेहतरीन तौर तरीका होता है, वो शिक्षा होती है। यानी इसका मतलब है कि शिक्षा के माध्यम से आपके ऊपर अपनी सभ्यता और संस्कृति का एक प्रकार से ऊपर से थोपा जाए। और यही कारण है कि पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश कंपनी ने 1 लाख रुपया देकर के शिक्षा के विकास करने की अपनी एक योजना बनाई।
लेकिन चूंकि कंपनी व्यापारिक कंपनी थी और चूंकि उसके प्रतिद्वंदी जो है कि मुक्त व्यापार के समर्थक थे, वो क्यों इस पे काम करना चाहेगी? अभी भी कंपनी टाल मटोल कर रही थी। और यही कारण है कि 1823 तक जो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने के लिए देने की घोषणा की गई थी, उसमें कोई काम नहीं हो पाया। अंत में कंपनी 1823 में एक सार्वजनिक शिक्षा समिति की स्थापना की और जिसके प्रमुख विल्सन को बनाया गया। और विल्सन को बनाने के बाद जब उसके प्रमुख बनाया गया तो अब विचार यह शुरू हुआ कि आखिर शिक्षा के विकास का माध्यम क्या होना चाहिए। तो तय किया गया कि शिक्षा के विकास का माध्यम इस समय 2 प्रकार के विचार आने लगे। एक विचार यह कहता है कि भारत में शिक्षा का विकास भारत की भाषाओं के माध्यम से होना चाहिए, जिसको हम प्राच्यवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। अगर आप अंग्रेजी में उसको कहेंगे तो ओरिएंटलिस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि वहीं जिसके समर्थक कौन थे? आप कहेंगे प्रिंसप और स्वयं विल्सन, ये दोनों लोग इसके समर्थक थे। इनका मानना था कि भारत में शिक्षा का विकास भारतीय भाषाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक दूसरा ग्रुप भी यहां पर आया, जो लोग ये कहते थे कि भारत में शिक्षा का विकास भारतीय भाषा के माध्यम से न करके बल्कि अंग्रेजी माध्यम से किया जाना चाहिए। और उस विचारधारा के जो सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं वो आपको मुनरो और एल्फिंस्टन माने जाते हैं। और इन दोनों ने, अब इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक शिक्षा समिति थी उसमें कुल 10 सदस्य थे। 5 सदस्य एक तरफ डिमांड कर रहे थे कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का विकास हो, जबकि दूसरी समिति कहती कि नहीं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का विकास हो। अभी इस पर चल रहा था, तब तक 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें आप देखेंगे कि शिक्षा पर धन के खर्च को बढ़ा करके 1 लाख से 10 लाख किया गया। और इसी समय अब एंट्री होती है जिसकी चर्चा मोदी जी कर रहे थे, यानी थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। ये था कौन? आप कहेंगे कि एक हिस्टोरियन और एक विधि विशेषज्ञ के रूप में इसको जाना जाता है। भारतवर्ष में आता है जून 1834 में इसका भारत में आगमन हुआ। और भारत में आगमन होने के बाद इसको उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके जो है कि आप कहेंगे काउंसिल का सदस्य भी था। और इसके बाद आप कहेंगे उसमें विधि सदस्य के रूप में भी ये काम कर रहा था। अब इसने जो है कि भारत में जो शिक्षा पद्धति को लागू करने का जो जिम्मेदारी है वो इसी के ऊपर है। और इसी समय इसने जब भारतीय शिक्षा और इसके बाद जो है कि आप कहेंगे पाश्चात्य शिक्षा का जब अध्ययन किया तो उसने एक कमेंट दिया और कमेंट में कहा कि यूरोपीय शिक्षा की तुलना में भारत की शिक्षा निकृष्ट है, कूड़ा। अगर इसके इस वाक्यांश को अगर आप समझे और समझने की कोशिश करें तो आप बड़े सावधानी पूर्वक कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि लॉर्ड मैकाले का भारत के सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा और विज्ञान और तकनीकी और आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इसका ज्ञान बहुत अज्ञानी था, यानी उसका ज्ञान बहुत निम्न था। मैं यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार की विचारधारा प्रकट कर रहा है, शायद इसको पता नहीं है कि जब इसके यहां किसी प्रकार के विश्वविद्यालय नहीं थे तो हमारे यहां उस समय अगर आप देखेंगे तो कई विश्वविद्यालय अपने जो है कि चरम पर थे या चरम को प्राप्त करके एक प्रकार से ढलान की या उनका समाप्ति हो गई थी। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि आप कह सकते कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, तो अनेक प्रकार के ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पर आप देखेंगे विज्ञान और तकनीकी और धर्म और दर्शन के क्षेत्र में या आध्यात्म के क्षेत्र में अपनी उस मुकाम को हासिल किया था जो दुनिया में सब लोग उस मुकाम को हासिल करना चाहते थे। यहां तक कि आप देखें गुप्त काल में हमारी प्रौद्योगिकी का एक ऐसा मिसाल आपको देखने को मिलता है जो आज भी आपके जो वैज्ञानिक हैं, जो आप कहते चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का लौह स्तंभ आज आपके सामने जो है कि एक मिसाल है। तो इसका मतलब ये बात प्रूव करती है कि इसको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी समय मैं एक बात और आपको कोट करना चाहता हूं कि जिस समय हमारे यहां शिक्षा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, एक विद्वान है
मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी होता हूं, उनके तर्कों से, उनके ज्ञान से, उनकी योग्यता से, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय साहब को भारत में नव प्रभात के तारा, भारत के पुनर्जागरण के पिता और पश्चिमी और पूर्वी संहिता के बीच की कड़ी भी माना जाता है। बहुत योग्य व्यक्ति थे और इतने योग्य व्यक्ति थे कि मैं जब उनको पढ़ता हूं तो उनसे बहुत प्रभावित होता। और उन्होंने भी भारतीय शिक्षा के बारे में कई कमेंट करे और उनका कमेंट अगर आप देखेंगे तो वो ये कहते थे कि जो पश्चिम की वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक जो शिक्षा है वो ज्ञान की कुंजी है। और दूसरी बात वो कहते थे भारतीय शिक्षा के बारे में कि हमारी परंपरागत शिक्षा ने हमको सिर्फ अंधविश्वास, डर और राजसत्ता को स्थापित करने पर बल प्रदान किया। यानी इसका मतलब है कि उनका जो नजरिया था, जो उनकी सोच थी, वो सोच भारतीय शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी नहीं थी। और मैं कुछ हद तक उनकी बातों से यहां तक सहमत हूं। क्यों उनकी बातों से सहमत हूं? क्योंकि जिस प्रकार की उस शिक्षा में आडंबर और इसके बाद परंपरावाद को, अनेक प्रकार की ऐसी सामाजिक बुराइयां उसमें थी, यानी किसी विशेष वर्ग तक शिक्षा को सीमित कर देना, और इसके बाद आप कहेंगे कि जो है कि इसके बाद जो है कि कुछ इस प्रकार के आडंबरों को गढ़ना, महिलाओं के अधिकार को रोकना, पुरोहितवाद को स्थापित करना, तो उनका इशारा दूसरी तरफ था। तो उनका भी विचार यह था कि शिक्षा का जो माध्यम वो अंग्रेजी हो, लेकिन उनको वो इस बात से सहमत नहीं थे कि नहीं, मतलब है कि बिल्कुल जो नजरिया मैकाले का था भारतीय शिक्षा संस्कृति को लेकर के, वैसा नजरिया उनका नहीं था, वो माध्यम को लेकर के था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसके कुछ और कथन की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं, जिससे हमको समझने में, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। जब इसने शिक्षा नीति को लागू किया मैकाले ने, तो जब इतनी अपनी रिपोर्ट तैयार की तो 2 फरवरी 1835 को एक आलोक पत्र था जिसको मैकाले मिनट कहते थे। मैकाले मिनट को जब तैयार किया उसने, तो एक कमेंट इसने और कहा था, और इसने कहा कि अगर मेरे इस विचारधारा को विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया तो इस जो है कि काली शरीर में गोरी आत्मा निवास करेगी। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब यह था कि ये चाहता था कि अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से मैं भारतीयों को मानसिक गुलाम बना लूं, यानी देखने में तो भारतीय लगे लेकिन सोच इनकी अंग्रेज हो, तभी तो उनकी वस्तुओं को खरीदेंगे। जो आप औद्योगिक क्रांति की जो अनेक वस्तुएं बनी है, आप खरीदेंगे कब? जब उस मानसिकता से, यानी भौतिकवादी मानसिकता से जब प्रेरित हो गए। एक बात और आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में कि इसने कहा था कि हमारे यानी यूरोप की शिक्षा की एक अलमारी, यानी साहित्य की एक अलमारी पूरी एशिया और अरब के पुस्तकालय से भी महान है। इसका मतलब है कि इसकी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा पर कोई समझ नहीं है भारतीयों के बारे में। और इसके बाद आप देखेंगे कि अंत में आप देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 7 मार्च 1835 को जो शिक्षा नीति बना करके इसने दिया, उसको उन्होंने लागू कर दिया। यानी शिक्षा का माध्यम क्या हुआ? अंग्रेजी। और जब अंग्रेजी शिक्षा माध्यम को लागू किया गया तो इस सिद्धांत को हम भारतीय इतिहास में इसको हम देखते हैं कि शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी को आप देखते हैं कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। मतलब क्या था? इसके कहने का मतलब यह था कि हम भारतीयों को शिक्षित करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम ऊपर के स्तर पर कुछ लोगों को शिक्षित करें और वो शिक्षा रेस करके अंदर की तरफ जाए और उससे लोग शिक्षित हो जाएंगे। और कुछ गिने चुने स्कूल इसने खोला, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। बल्कि अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि एक ऐसे मानसिक वर्ग के लोगों को तैयार कर दिया जो वो कह रहा था कि मैं, अगर मेरी शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया तो ये जो काली शरीर है उसमें गोरी आत्मा निवास करेगी। और आज भी इस देश में अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे उस मानसिकता के बहुतायत आपको मिलेंगे। और आज वर्तमान में अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी उस विरासत को छोड़ करके चले गए। और आज भी आप देखेंगे इस देश में हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के, भाषा को लेकर के, अभी जो मैं भाषा आपको बोल रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, यही अगर मैं अंग्रेजी में समझाऊं तो आप मुझे बहुत विद्वान पाएंगे। लेकिन चूंकि हिंदी में आपकी समझ है, हमारी मानसिकता, अभी आप कहीं डिबेट करिए, कहीं आप जो है कि चर्चा में भाग लीजिए, तो अगर आप हिंदी में किसी बात को रखने की कोशिश करते हैं
तो पहले से ही आपकी मानसिकता बदल जाती है और आप मान के चलते हैं कि अरे हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ये मानसिकता वाले लोग आज वर्तमान में इस देश में, मोदी जी का जो इशारा था वर्तमान में इसी परिप्रेक्ष्य को इंडिकेट कर रहा है। और मोदी जी बता रहे हैं कि इस मानसिकता की गुलामी से हमको बाहर निकलना। तो इसका मतलब है, लेकिन याद रखिएगा कि जो शिक्षा नीति इसने बनाई थी 1854 के बुश डिस्पैच में, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, अगर कहेंगे सैद्धांतिक रूप से तो छोड़ दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी भी उसको स्वीकार किया गया और निरंतर चलना गया। और देश की आजादी के बाद भी इस मानसिकता वाले इस देश में बने और इस व्यवस्था के पालन पोषण करते रहे और आज भी उसका पालन पोषण हो रहा है। तो पहली बात आपको मैं ये करना। अब आता हूं दूसरे मुद्दे पर। तो मैंने आपको मैकाले को बेहतरीन ढंग से समझा दिया और मैकाले को आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब आइए जरा चलते हैं मोदी जी की तरफ। तो मोदी जी ने इस प्रकार की बात किया। बस मोदी जी से मुझे कुछ कहना है और मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप इस मुद्दे को उठाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे, पहुंचाना चाहिए आपको, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, कुछ आपसे मुझे कहना है। मोदी जी से मुझे यह शिकायत है कि मोदी जी की सबसे बड़ी बात है कि ये बोलते तो बड़ा बढ़िया, योजनाओं को लेकर के तो आते हैं, लेकिन इनके इंप्लीमेंट करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है। मैं कुछ बातों से आपको प्रूव करना चाहता हूं। जब मोदी जी 2014 में कांग्रेस के विरुद्ध जब मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब वो देश में आए, चुनाव लड़े, तो उन्होंने कई घोषणाएं की थी। जैसे इन्होंने घोषणा किया था कि हमारे देश का जो काला धन है वो विदेशों में इतना जमा है कि अगर उसको हम लेकर के आए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए हम डाल सकते हैं। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिलते। देखिए, ये जुमला है। और उन्होंने वादा किया था कि हम वो पैसा लेकर के आएंगे और हम वो पैसा सबके खाते में ट्रांसफर करेंगे। 11 साल हो गया मोदी जी, लेकिन अभी तक 1 रुपया काला धन नहीं आया। दूसरी बात, मोदी जी ने यह कहा था कि हम जब सरकार बनाएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए, ये जुमला है। लेकिन 2 करोड़ रोजगार, आप वर्तमान में आपने देखा होगा कि रोजगार की कंडीशन क्या, नौजवान हायर एजुकेशन की शिक्षा लेकर के सड़कों पर घूम रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा था, भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा था, और उस समय पानी पी पी करके गाली देते थे और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कोसते थे और कहते थे कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। देशवासियों को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले। और भ्रष्टाचार का ऐसा साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर दिया कि अपने यहां एक भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन रखा, जितने भ्रष्टाचारी हैं उसमें डालते हैं, इधर से डालते भ्रष्टाचारियों को, उधर से क्लीन होकर निकल जाते हैं। ये इनके योजनाओं का एक प्रकार का कहेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं प्रत्येक वर्ष स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। देखिए, ये जुमला है। स्मार्ट सिटी एक भी नहीं बनी, और नहीं तो मेरे बनारस में ये जमीन की जो कीमत है वो कई गुना बढ़ गई। उसको क्योटो बनाने की बात करते थे, जापान के प्रधानमंत्री को बुला करके आरती भी दिखवा दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। 11 साल हो गया, लेकिन अभी बुलेट ट्रेन का कुछ पता नहीं कि बुलेट ट्रेन कहां पर खड़ी है, कब चलेगी। इसके बाद कहते थे कि मैं 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दूंगा, वो भी नहीं किए। इसके बाद ये कहते कि 2022 तक सबके पास पक्के मकान होंगे, वो भी नहीं हुए। कितना मैं मोदी जी की योजनाओं की चर्चा करूं। तो बस मोदी जी से मेरा यह कहना कि मैं चाहता हूं मोदी जी आपसे कि इस मुद्दे पर कम से कम आप गंभीर होंगे और इस मुद्दे को बड़ी सावधानी पूर्वक आप लागू करेंगे। और सबसे पहले मेरा सुझाव है कि कुछ आपको करना पड़ेगा। एक तो आपको स्वयं से लड़ना पड़ेगा, और दूसरे आपको अपने शागिर्दों से लड़ना पड़ेगा, तीसरी आपको अपने विरोधियों से लड़ना पड़ेगा।
मैं क्यों 3 बातों की चर्चा आपसे कर रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाहे बगाहे आप कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे आपकी योग्यता पर और आपकी योजनाओं को लागू करने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जैसे जब ये देश कोरोना के एक भयंकर जाल में फंसा हुआ था, तो आपने कोरोना को भगाने के लिए ताली और थाली का प्रयोग किया, दीपक जलाने की बात किया, कोरोना गो बैक की बात किया आपने। ये किसी भी वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता। आपने यहां तक 1-2 बार आपने बोल दिया कि साहब जो नाली है, नाली के गैस से चाय बना लेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको हास्यास्पद विचार की तरफ आपको इंडिकेट करती है। और आप तो कम, आपको अपने शागिर्दों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उनकी 3 लगाम आपको टाइट करने की जरूरत है। जैसा कि आप सोचेंगे कि आपके एक शागिर्द, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक शागिर्द ने कहा था कि हनुमान जी प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। मुझे हैरानी होती है कि आपके कोई शागिर्द अब तक ये क्यों नहीं कहा कि हनुमान जी पहले विदेशी राजदूत थे, क्योंकि प्रभु श्री राम का आदेश लेकर के रावण के दरबार में गए। क्यों आपके शागिर्द भगवानों को और देवताओं को एक मानवीय सीमाओं में बदलना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजों से हमें बचना पड़ेगा। और अगर आप इस प्रकार की और जो आपके शागिर्द है जिसमें कोरोना था, उस समय अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने कोरोना से बचने के लिए गाय के गोबर का लेप लगाते थे और कहते थे कि एंटी रेडिएशन है। गाय के मूत्र में सारे एंटीबायोटिक खोजने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो है कि इस प्रकार की पद्धति से हमको बचना होगा। और यही जो ऐसी चीज है कि जो आपके विरोधियों को आपको शक्ति देते हैं। और जब आप पर ये आपने इस वाक्यांश को बोला तो आपके विरोधियों ने इस बात पर चर्चा किया, उन्होंने समझने की कोशिश किया कि इसका मतलब है कि मोदी जी वास्तव में इस मैकाले के सहारे इस भाषावाद को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, अनवैज्ञानिक पद्धति को, पुरानी वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की कोशिश करेंगे। दरअसल आप इसके माध्यम से जो पुरानी पंथी विचारधाराएं हैं, जो परंपरागत ज्ञान आपका है, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसको ऊपर से लादने की कोशिश करेंगे। और मुझे मालूम है कि आप एक योग्य व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं मुझे, क्योंकि आप मन से तो काम करना चाहते हैं। लेकिन जिस बीजेपी से आप चुन करके आते हैं, जो इसकी मदर संस्था है, मुझे आज भी याद है कि एक बार मॉब लिंचिंग पर आपने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जरा उन मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों का डॉजियर तैयार करिए, मैं उनसे निपटना चाहता हूं। और इसके बाद दूसरे दिन आपकी पार्टी की मदर संस्था ने जब आपको आंख दिखाना शुरू कर दिया, आप अपने इस एक बार भी नहीं बोले। इसका मतलब है कि ये बात एक बार आपने और कहा था कि सांसद का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जब गांधी जी पर टिप्पणी आई थी तो आपने कहा था कि मैं उसको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको इस योजना को लागू करते समय बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। और जो आपके विरोधी कहते हैं कि दरअसल मोदी जी इसको लागू नहीं करना चाहते, बल्कि उसके पीछे अपने जो कि पुरातन विचारधाराओं को थोपने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, तो इतिहास के एक वाक्य से आपको बता करके और अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि अगर आप यूरोपीय इतिहास को, चूंकि आपके अगल बगल भी बहुत हिस्टोरियन लोग होंगे, यूरोपीय इतिहास में जब देखेंगे नेपोलियन पराजित हो गया, तो पराजित होने के बाद 1815 में जो है कि आप कहेंगे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में वियना कांग्रेस बुलाई गई थी। तो आप याद रखेंगे, मेरा सुझाव आपको है कि परिवर्तन को आप कभी दबा नहीं सकते। और चूंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दलित चेतना और इसके बाद आप देखेंगे कि जो ओबीसी की चेतना है वो काफी डेवलप कर चुकी है। और ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की भूल कतई नहीं होनी चाहिए कि पुरानपंथी विचारधाराओं को इसके माध्यम से ऊपर से थोपा जाए। अन्यथा मेटरनिक के साथ कैसा क्या हुआ था, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं, यानी उसका अंत हो गया। तो मुझे लगता है कि मेरी बातों से पूरा आप लोग मजा लिए होंगे, सब हर तथ्यों को समझे होंगे। आज यहीं तक रखता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।